हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर के बारे में। उस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों बायोमोलिक्यूल, है ना। वैसे ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट काफ़ी इजी भी है, आसान भी है ना। मतलब आप आसानी से बातों को समझ सकते हैं, आसानी से आप मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे इन दुनिया का कोई भी एग्जाम है, सब आप प्रॉपरली सही भी कर सकते हो। मतलब ये स्कोरिंग आप कह सकते हो एक से चैप्टर है। तो ये बायोमोलिक्यूल आया कहाँ से, पहले उसके पीछे की कहानी पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक एज यूजुअल एक लंबी सांस ले लीजिए और अपनी कहानी के लिए स्टार्ट होते हैं। चलिए, देखिए बायोकेमिस्ट्री मैंने वर्ड यूज किया, तो बायोकेमिस्ट्री क्या नाम से लग रहा है, कह रहा है बायोलॉजी में बात हो रही है किसकी, केमिस्ट्री की। बायोलॉजी मतलब लिविंग बींग्स, नहीं, लिविंग बींग्स में जो भी स्टडी है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ व्हाट गोज ऑन विद इन द लिविंग सिस्टम। आप एक लिविंग सिस्टम है, आपके अंदर क्या हो रहा है ना, उसी के बारे में जहां पढ़ते हैं उसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। उसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। आपकी बायोकेमिस्ट्री, आपकी बॉडी में प्रोटीन डाइजेशन कैसे हो रहा है, लिपिड का डाइजेशन कैसे हो जा रहा है ना, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे वो डाइजेस्ट हो रहा है। मतलब आप रिस्पिरेशन, जो भी आपकी बॉडी में हो रहा है सिस्टम, विद इन द लिविंग सिस्टम जो भी हो रहा है, व्हाट गोज ऑन, उसी को हम जहाँ पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। ठीक। अब ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो अपनी बॉडी में हो रही है, जिसको बायोकेमिस्ट्री पढ़ती है, उसमें दो तरीके के रिएक्शन इन्वॉल्व है। एक है बायो ऑर्गेनिक रिएक्शन, एक है बायो इनऑर्गेनिक रिएक्शन। प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना, दो तरीके के रिएक्शन इन्वॉल्व है, एक है बायो ऑर्गेनिक रिएक्शन और एक क्या है, बायो इनऑर्गेनिक रिएक्शन। हम लोग बात करने जा रहे हैं बायो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में। तो हमारा फोकस क्या है, एक्चुअली उन मॉलिक्यूल्स के बारे में जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस, जो बायो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, उसमें जो भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। उन्हीं का नाम है, चैप्टर का नाम ही मेरे प्यारे बच्चों बायोमोलिक्यूल। तो हम उन्हीं मॉलिक्यूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक। अब ये मॉलिक्यूल दो तरीके से समझ लीजिए, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं बायोमोलिक्यूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बिना अपनी बॉडी में काम नहीं चल पाएगा। कुछ ऐसे हैं जो बनते ही नहीं, कुछ ऐसे जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। मतलब सारे इंपॉर्टेंट है, बस एक तरीके से समझ लीजिए, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, और कुछ कम इंपॉर्टेंट है। कम, अच्छा इंपॉर्टेंट कम ना बोल के मैं बोल रहा हूँ कुछ है माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, माइक्रो, कम इंपॉर्टेंट मत बोलो। मतलब समझ लो कुछ लोगों का ज़्यादा पौआ है अपनी बॉडी में और कुछ लोगों का कम पौआ है, बस ऐसे ही समझो। ठीक है, तो चलो अपनी बात स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग को इंपॉर्टेंट में क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड अदर्स जो है, उसमें हमें क्या बात करनी है, लिपिड, वाइटामिन एंड हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, तो आपके लेटेस्ट रिवाइज सिलेबस के हिसाब से मैं आपको इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर वे में। ये मत सोचना बायोलॉजी रटना पड़ेगा यार, तो मैं किस दिन काम आऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रहते रटना पड़े बेकार है। फिर हम लोग एक एक चीज़ों को, एक एक कॉन्सेप्ट को बाकायदे पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग ढेर सारी प्रैक्टिस भी करेंगे कि हम लोग इसमें क्या महारत हासिल कर लें। मतलब ऐसा ना लगे कि बायो मॉलिक्यूल केमिस्ट्री में बायो से रिलेटेड है इसलिए मुझे ये चैप्टर थोड़ा कम आता है, नहीं। सबसे अच्छा चैप्टर है ये, तो आसान है, इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है, कुछ नहीं है, आसानी से खटाखट मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, तो चैंपियन स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी बायो मॉलिक्यूल की। और सबसे पहले बायो मॉलिक्यूल की कहानी को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स विच इज कार्बोहाइड्रेट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाम से देखो, कह रहा कार्बोहाइड्रेट, मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को बोला गया कार्बोहाइड्रेट। इसके नाम से इसके मतलब नहीं निकल रहा है। व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट, इट इज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जिनको हम नाम क्या देते हैं चैंपियंस, कार्बोहाइड्रेट। मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब सी है और हाइड्रेट्स हैं H2O, इन्हीं के वैलेंसी आपस में क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। कुछ भी लिख लो, यहाँ X लिख लो, यहाँ Y लिख लो, जो भी कंपाउंड इनसे मिलता जुलता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेन करेगा उसको हम बोलते थे कार्बोहाइड्रेट्स। पहले, इनिशियली, क्लासिक डेफिनेशन, इट इज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। लेकिन मैंने क्या बोला, ये इनिशियल कॉन्सेप्ट था, ढेर सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका फॉर्मूला इससे मैच नहीं करता, तब भी वो कार्बोहाइड्रेट हैं। कुछ लोगों का मैच करता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि आपने ये नाम हमेशा पढ़े हैं, ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज C6H12O6, आप पढ़ते हो ना, ये सब कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की तरीके से ही हैं, आप चेक करो ध्यान से। C6H12O6 को हम कैसे लिख सकते हैं, C6 और H2O का 6, मतलब ये कार्बन के हाइड्रेट्स के फॉर्म में है। मतलब ये जो ऊपर लिखी हुई बात, क्लासिकल डिफिनीशन जो कहती है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स, उनसे ये मैच करते हुए हैं। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया,
है ना। लेकिन समस्या क्या है, लेकिन समस्या क्या है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जहां ये कॉन्सेप्ट मैच नहीं करेगा। जैसे अब आपको लग रहा होगा जैसे सर, जैसे मैंने बोला, ध्यान से मेरे लाल सुनो। जैसे एक कंपाउंड एसिटिक एसिड CH3COOH, अगर उसको मैं इस फॉर्मेट में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा C2H4O2, या हाइड्रेट्स के फॉर्म में लिखूं तो लिखूंगा C2O और H2O का ट्वाइस। ध्यान से देखो, ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के लाइक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में अरेंज हो गया, लेकिन आप सबको अच्छे से पता है CH3COOH नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ये तो एसिड है। ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था। तो वही क्लासिकल कॉन्सेप्ट में लोचा हो गया। क्या लोचा हुआ, कि ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किससे मैच करता हुआ है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को आप जैसे लिखते हो उसी से मैच करता हुआ है, लेकिन ये तो एसिड है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। वैसे ये कंपाउंड होता है C6H12O5। ठीक, ठीक, या चलो मैं अभी अभी डिस्टर्ब ना करता हूं, मैं तुम्हें आगे बताता हूं, पहले एक एक करके समझाता हूं। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने क्या समझा कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, बट मैंने क्या बोला, इट इज नॉट राइट थिंग टू डू। ये सबके लिए सही बात नहीं है। ये सेटिस्फाई करता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए सेटिस्फाई नहीं करता। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया एसिटिक एसिड, ये हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन के फॉर्मूले से मैच कर रहा है, बट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, एसिड। वैसे दूसरा कंपाउंड देखिए C6H12O5, जिसका मैंने एग्जांपल आपको दे रहा था, ये ध्यान से देखिए, ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाले कॉन्सेप्ट से मैच नहीं कर रहा। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि C6 और H2O का 5, तो ध्यान से 5 लिखोगे तो ऑक्सीजन तो 5 हुआ, लेकिन हाइड्रोजन 10 ही हुआ, यहाँ कितना है 12। मतलब ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाले फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये रैमनोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। यस, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो आप क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट, उसमें लोचे हैं। ढेर सारे मैच भी कर रहे हैं, ढेर सारे मैच कर रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और ढेर सारे मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं देन वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो मतलब ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट में क्या आया, लोचा, प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम तो उसका निदान, निदान मतलब उसका सोल्यूशन। अब उसका सोल्यूशन क्या आया, तो मॉडर्न डिफिनेशन आई, जिसने बोला ऐसा है भाई मेरे। अब कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलोगे, आप बोलोगे दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या ऐसे कंपाउंड्स विच प्रोड्यूसेस दिस ऑन हाइड्रोलिसिस। आपको लग रहा होगा सर ये तो कुछ ज्यादा ही चाइनीज टाइप का हो गया, इसका क्या मतलब है ना। आपने 10th में बायो पढ़ी थी, बहुत पुराना है, भूल गए। जो बायो के स्टूडेंट होंगे उन्हें लगेगा है ये तो इतना आसान है, तुरंत समझ जाएंगे। जो बेचारे मैथ्स वाले, मैं उनको समझा रहा हूँ। मतलब सुनो, वो कहते हैं ना कार्बोहाइड्रेट का मतलब ऐसा, जो कहता है जो पॉलीहाइड्रोक्सी, जिसमें पॉली मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप हो, साथ में पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ में या तो CHO प्रेजेंट हो या तो कीटोन प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। या ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस करने पे, वाटर में डिसॉल्व करने पे जब वो टूटे तो इनके जैसा कुछ प्रोड्यूस करे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे ही हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, मेरे चैंपियंस, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए इन्होंने क्या बोला, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी, ये एक से ज्यादा है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और द सब्सटेंस विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसी को हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। आपने बोला सर ऑप्टिकली एक्टिव भी लिखा हुआ है ना। थोड़ी बहुत ऑप्टिक्स आपको पता है, क्लास 12th में हो जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब जिसके पास एबिलिटी है टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, जो PPL प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अब मॉडर्न जो डिफिनीशन कहती है एकदम परफेक्ट है, कोई लोचा नहीं है, वो ये कहती है कि कार्बोहाइड्रेट वो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है मेरे प्यारे बच्चों, जो या ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोड्यूस करते हो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं चैंपियंस, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, मैंने एक बार ऊपर भी कर दिया, अगर आपको कुछ डिस्टर्ब हो रहा था, नहीं दिख रहा था, तो आप प्रॉपरली देख सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपने बोला हाँ अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब कार्बोहाइड्रेट में हमें क्या है, जैसे हम, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि ऑप्टिकली एक्टिव से मतलब आप क्या समझ रहे हो, तो मैं उसी से रिलेट कर रहा हूं। जैसे आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। उसके पहले लिखा है डी, डी या पॉजिटिव, तो इसका मतलब पहले मैं आपको बता दूं, एकदम घबराने की जरूरत नहीं। डी मतलब रिलेट कर रहा है किससे, डेक्स्ट्रो से। आप पढ़ते थे ना ऑप्टिकल एक्टिव वाले में, डी फॉर्म एल फॉर्म, तो वो वही है, डी और एल का मतलब वही है, डेक्स्ट्रो एंड लेवियो फॉर्म। प्लस और माइनस का मतलब वही है, प्लस मतलब जो PPL को राइट रोटेट करे, और एल का मतलब जो लेफ्ट रोटेट करे। तो कंफ्यूज मत होना ये क्या लिखा है, प्लस डी ये सब क्या लिखा है।
तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और अच्छे से जानते हो कि प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन बायोकेमिस्ट्री, मतलब अपनी बॉडी में इसका ढेर सारा रोल है ना। दिखते नहीं है ऐड, एनर्जी खत्म हो गई, सन तुम्हारा सारा खींच लिया, खटाक ग्लूकॉन डी पीते एनर्जी आ गई, है ना। भाई जितनी भी बॉडी में सेल हैं वो कैसे काम करेंगे, उसको एनर्जी चाहिए ना। तो ग्लूकोज क्या है? इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्रेटेस्ट आप कह सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? प्रोमिनेंट रोल है इसका बायोकेमिस्ट्री में। और मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन बायोमोलिक्यूल, जितने भी आप बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, एंजाइम्स, हार्मोन, वाइटामिन, उन सब में सबसे ज्यादा अबंडेंट में मिलने वाला बायोमोलिक्यूल क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और मैंने अभी आपको बोला इट इज ऑमनी प्रेजेंट फ्यूल ऑफ द इन बायोलॉजी, मतलब सबसे अच्छा सोर्स है एनर्जी का पूरे बायोलॉजी में। सब किसी एनर्जी चाहिए बस कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक। अब आपको लग रहा होगा सर ये डी और एल, डी ग्लूकोज लिखा है, एल ग्लूकोज, इसका मतलब क्या है? तो वही है, डी मतलब जो पीपीएल को राइट रोटेट करे, एल मतलब जो पीपीएल को लेफ्ट रोटेट करे। अभी हम ये डी क्यों है, इसको एल क्यों बोलते हैं, ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। चैंपियंस, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, आप प्लीज देख लीजिए डी और एल का मतलब क्या है, टेंशन में मत आइएगा। तो डी मतलब जो पीपीएल को राइट रोटेट करे, एल मतलब जो प्लेन पोलराइज है उसको लेफ्ट रोटेट करे। तो हम लोग आगे इस पे एक्सप्लेन करेंगे, आप घबराइए नहीं। ये रोटेट करे मतलब इसके एक्वा सॉल्यूशन में जब पीपीएल को पास करोगे तो वो राइट रोटेट या लेफ्ट रोटेट हो जाए। ठीक है। अच्छा अच्छा, और आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जिसको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव या डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज, मतलब कोज का मतलब ओ एस ई, ओज का मतलब होता है शुगर। ओज का मतलब क्या होता है? शुगर, है ना। तो ग्लूकोज का सोर्स क्या है? याद करो, प्लांट क्या करता है? प्लांट CO2 और H2O लेता है और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो क्या फॉर्म करता है? C6H12O6 प्लस O2। बैलेंस करने की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं रिएक्शन बोल रहा हूँ। तो इसका सोर्स क्या है? फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। जो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जो भी प्लांट मतलब क्या, जो भी प्लांट है सब फोटोसिंथेसिस करेंगे ही करेंगे, है ना, टू फॉर्म देयर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये बनाएंगे, यही क्या बनाते हैं, यही यही फॉर्म करते हैं। ठीक है। सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। थोड़ी सी बात मैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल क्या है? एक तरीके का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक तरीके का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, जिसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। इसमें प्यारे बच्चों क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम। ये ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम्स में कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो आप ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ठीक है। ठीक है। इस पीपीटी में मैंने क्या बताया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने एक लाइन में बताया कि ग्लूकोज का मतलब, ओज जो वर्ड है उसका मतलब होता है शुगर। और ये ग्लूकोज प्लांट बनाते हैं कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल में एक मेजर मेटल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है मैग्नीशियम। तो इतना ही मैंने बोला, घबराने की जरूरत नहीं। अब इस डी ग्लूकोज का प्लांट्स में, एनिमल्स में कैसे रोल है, कैसे स्टोर होता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ। थोड़ी सी बात समझिए ध्यान से। ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, ये जो एक तरीके का बायो मॉलिक्यूल है, आप कह सकते हो एक तरीके का बायो पॉलीमर्स है ये ग्लूकोज। ये स्टार्च के फॉर्म में कहाँ पे काम आता है? प्लांट सीड में एज अ फूड, जो उनका फॉर्म उस स्टार्च के फॉर्म में। सेलुलोज है तो वो फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स में यूज हो रहा है। और अपनी बॉडी में जो आप ग्लूकोज लेते हो, ग्लूकोज लेते हो, वो एक्सेस ऑफ स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कहाँ पे? इसीलिए हम स्टार्च को क्या बोलते हैं? स्टार्च क्या है? प्लांट्स का आप कह सकते हो एनर्जी मटेरियल है। सेलुलोज भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो फ्रेमवर्क ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बनाता है। और जो ग्लाइकोजन है इसको हम बोलते हैं एनिमल स्टार्च। जैसे प्लांट में स्टार्च होता है, वैसे एनिमल का जो स्टार्च है वो क्या है? ग्लाइकोजन। हम जो खाते हैं उस ग्लूकोज को, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को बॉडी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है। जब जरूरत पड़ती तो थ्रू द ट्रांसपोर्ट कर देती है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो जहाँ पहुंच जाता है जहाँ भी एनर्जी सोर्स की जरूरत होती है। और जो भी एक्सेस ऑफ ग्लाइकोजन होता है वो कहाँ स्टोर होता है? ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पूछेगा, स्टोर इन लीवर। कहाँ स्टोर होता है? लीवर में आपके स्टोर होता है। ठीक। ठीक चैंपियंस, चलो बहुत बढ़िया, ये तो बेसिक बातें अभी चल ही रही हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की। सिंपल है, कोई दिमाग में हेडेक नहीं रखता है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे तो सिंपल है, अभी मैंने बोला अगर एल्डिहाइड है तो नाम देंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर OH के साथ कीटोन प्रेजेंट होगा तो हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। जैसे जो ग्लूकोज होता है वो एक तरीके का पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। और जो फ्रक्टोज होता है, जो फ्रूट शुगर जिसको हम बोलते हैं, जो भी फल मीठे होते हैं वो ग्लूकोज की वजह से नहीं, फ्रक्टोज की वजह से। तो ये किसका एग्जाम्पल है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का। ध्यान से रखिएगा, एग्जाम्पल्स पूछता है, कहेगा आइडेंटिफाई द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ध्यान रखिएगा ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। और
फ्रक्टोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। दोनों में यही तो डिफरेंस है। शुरू में मैंने लिखा नहीं था ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। अरे दोनों एक ही है तो कैसे डिफरेंशिएट होगा, अंतर है। इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है और इसमें फंक्शनल ग्रुप प्यारे बच्चों कीटोन प्रेजेंट होता है। मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से दोनों आइसोमर हैं। कौन सा आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है। इसमें फंक्शनल ग्रुप CHO है, इसमें कीटोन है। बाकी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सिमिलर। क्या है, सिमिलर। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप बोले तो सिंपल है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लाइक ग्लूकोज, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन लाइक फ्रक्टोज। ठीक चैंपियंस। दूसरा अगर मैं बोलूं क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। आपको लगता है रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है, तो पहले मैं बता दूं रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है दो तरीके से, नॉन रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग शुगर। आपको लग रहा होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या है, किसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है सुक्रोज। ये कैसे है, किसको नहीं करता, सब पढ़ेंगे। अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल्स के थ्रू ही बात करेंगे। और रिड्यूसिंग शुगर में जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं, अब आपको लग रहा होगा मोनोसेक्राइड्स क्या है, सब्र, थोड़ा सा सब्र बस। जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं और लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये सब क्या है, डाइसेक्राइड्स हैं। क्या है, डाइसेक्राइड्स। अभी मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, डोंट वरी। तो ये सब किससे एग्जाम्पल है, रिड्यूसिंग शुगर के। और सुक्रोज किसका एग्जाम्पल है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके नाम से मतलब ये मत समझना कि ये रिड्यूस होगा, ये नहीं, ना 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 ना, ये नहीं रिड्यूस होंगे। जो फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंट रिएजेंट को रिड्यूस कर दे उस शुगर को बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और जो रिड्यूस ना करे मेरे प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं और कुछ डाइसेक्राइड्स दे आर रिड्यूसिंग। और सुक्रोज भी एक डाइसेक्राइड्स है, मैं बताऊंगा आपको मोनो एंड डाई है, डोंट वरी। तो वो कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कैसा है चैंपियंस, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देख लीजिए, जो अगर मेरे पीछे कुछ छुप गया था तो अब देख लीजिए, समझ जाएंगे आप। ठीक है। तीसरा कह रहा है मीठे, स्वीटनेस के बेसिस पे बात करें तो आपको पता है कुछ कार्बोहाइड्रेट्स मीठे होते हैं, कुछ नहीं होते। जैसे ग्लूकोज मीठा है, फ्रक्टोज मीठा है, लेकिन सेल्यूलोज पेड़ की छाल जाके खा के देखो, देखो मीठा है क्या, नहीं ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस अगर मैं क्लासीफाई करूं तो जो कार्बोहाइड्रेट स्वीट होंगे उनको बोलते हैं शुगर, जो नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे, नॉन शुगर। और ये जो सैकराइड वर्ड है जो बार बार बोल रहा हूँ सैकराइड, ये एक लैटिन वर्ड से कॉपी हुआ है जिसका मतलब ही होता है शुगर। सैकराइड कॉपी हुआ है एक लैटिन वर्ड से जिसका मतलब है सैक्रम, और सैक्रम का मतलब होता है शुगर। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट है उनको हम शुगर, नॉन शुगर या सैकराइड्स वर्ड भी हम यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो मीठे हैं वो शुगर हैं, जो मीठे नहीं है वो नॉन शुगर है। मीठे वाले जैसे मोनोसेक्राइड्स, जैसे में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब क्या है, मीठे हैं। डाइसेक्राइड्स क्या है, सुक्रोज, ये मीठा है लेकिन, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शुगर। और जो मीठे नहीं उनको हम क्या बोलते हैं चैंपियंस, नॉन शुगर। जैसे पॉलीसेक्राइड, जैसे सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये सब क्या है, गम, ये सब क्या है, नॉन शुगर टाइप के। ठीक, अच्छा। अब और आगे क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन ही चल रहा है, आराम से देख के जाओ, है ना, नोट्स भी बनाते जाना। क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का फोर्थ क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर आपके कार्बोहाइड्रेट में दो ही तीन कार्बन है तो उसको बोलते हैं ट्रायोज, चार है टेट्रोज, पांच है पेंटोज, सिक्स है हेक्सोज, है ना। और अगर एल्डिहाइड है तो साथ में बोल देंगे एल्डोज, कीटोन है तो कीटोज। जैसे मान लो आपके पास तीन कार्बन का एल्डिहाइड है तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्राई एल्डोज, टेट्रा एल्डोज, पेंटो एल्डोज, हेक्सो एल्डोज। और अगर वही सेम तीन कार्बन है लेकिन कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तब क्या बोलेंगे, बोलेंगे ट्राई कीटोज। सिंपल मतलब क्या है, सिंपल ऐसे समझो कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ वर्ड है, और बाकी एल्डिहाइड है तो एल्डोज, और कीटोन ग्रुप है तो कीटोज। तो वही कह रहा है इफ कार्बोहाइड्रेट हैज फोर कार्बन एंड CHO तो क्या बोलेंगे, फोर के लिए बोलेंगे, फोर के लिए बोलेंगे, देख समझो, चार कार्बन है साथ में CHO भी है, मतलब टोटल कितना कार्बन हो गया, पांच। तो CHO के लिए एल्ड और पांच कार्बन के लिए पेंटोज, तो नाम क्या हो गया, एल्डो पेंटोज। पांच कार्बन है और एक कीटोन है, मतलब टोटल कितने कार्बन हो गए, छह। तो कीटोन है तो कीटो, और छह कार्बन है तो हेक्सोज, तो नाम हो गया कीटो हेक्सोज। समझ गए होगे ना। इसमें मत भूलना कि चार कार्बन है तो पेंट क्यों लिखा है, अरे CHO में भी तो एक कार्बन है प्यारे बच्चों। पांच कार्बन है तो हेक्स क्यों लिखा है, अरे कीटोन में भी तो एक कार्बन है जैसे वहां एल्डिहाइड में था। ठीक है, समझ गया, होए होए। ठीक है, ये भी आसान है, मतलब आप नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे।
फिफ्थ कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। मैंने इनिशियली क्या बोला था, जो हाइड्रोलिसिस के बाद भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, लाइक दैट, कौन से वाले, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसका मतलब हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे भी हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं प्यारे बच्चों। जो हाइड्रोलिसिस, जो प्रोडक्ट जो हाइड्रोलिसिस करने पे कोई भी और यूनिट ना प्रोड्यूस करे, डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, टूटे ही ना, वो सबसे स्मॉलर पहले से ही है, वो टूटे ही नहीं, तो उसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। ओलिगोसेकेराइड्स क्या कहता है, जो 2 से 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड में टूट जाए, उसको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगो में भी तुम स्पेसिफाई कर सकते हो, जो 2 में टूटे डाइसेकेराइड्स, 3 में ट्राई, 4 में टेट्रा, 5 में पेंटा, 6 में हेक्सा। लेकिन वैसे हम क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड्स, मतलब जो हाइड्रोलिसिस ही ना हो, ऑलरेडी वो सिंपल में है। ओलिगो जो हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड्स प्रोड्यूस करें, जैसे सुक्रोज टूटता है तो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज देता है, माल्टोज टूटता है तो दोनों ग्लूकोज देता है ना। तो इसलिए ये सब क्या है, ओलिगोसेकेराइड्स। और तीसरा क्लासिफिकेशन है चैंपियंस, पॉलीसेकेराइड। पॉली मतलब नाम से लग रहा है बहुत सारे, सेकेराइड्स मतलब वही आपके शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट। तो जो क्या करे, 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स, आप कह सकते हो मोर नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स प्रोड्यूस करे बाय हाइड्रोलिसिस, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड्स। जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, दीज आर पॉलीसेकेराइड्स। क्लियर है, दिमाग में एकदम है ना, कि हाइड्रोलिसिस के जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे उसको बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो मोनोसेकेराइड्स, जो ऑलरेडी सिंपल है, एक भी हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट ना दे, मतलब हाइड्रोलिसिस ही ना हो, इन शॉर्ट। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, ओलिगो 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स दे एंड पॉली मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। हमें कुछ मोनोसेकेराइड्स के बारे में बात करना है, ओलिगो के बारे में बात करना है एंड पॉली के बारे में बात करना है। सब कुछ नहीं, इन पे तो एक किताब लिखी जा सकती है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करनी है कि मोनोसेकेराइड्स मतलब जैसे क्या है, तो उन कुछ मोनोसेकेराइड्स की प्रिपरेशन, उनका स्ट्रक्चर, उनका साइक्लिक स्ट्रक्चर, उनकी एकाध केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, वो हमें यही पढ़नी है आगे इस चैप्टर में। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग सबसे पहला क्या उठाएंगे, मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स मतलब, विच नॉट गोज फॉर द हाइड्रोलिसिस। ठीक, जैसे कि ऐसे कैसे मोनोसेकेराइड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एल्डो हेक्सोज। नाम से देखो, मतलब एल्डिहाइड है और 6 कार्बन है, जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, दीज आर द मोनोसेकेराइड्स हैविंग 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड द फंक्शनल ग्रुप CHO, एल्डिहाइड, इसलिए इसको बोला गया एल्डो हेक्सोज। और कीटो हेक्सोज अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, वैसे भी फंक्शनल ग्रुप कीटोन है और 6 कार्बन है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, फ्रक्टोज। का एग्जाम्पल क्या है प्यारे बच्चों, फ्रक्टोज। ठीक है, तो हमें जो मोनोसेकेराइड्स के बारे में थोड़ी बातें करनी है, वो कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। उसमें सबसे ज्यादा बात करनी है ग्लूकोज के बारे में, उसके बाद फ्रक्टोज के बारे में। बाकी लोगों का स्ट्रक्चर जान जाओ बस बहुत है, किसी एक का स्ट्रक्चर जानोगे, उसी में थोड़ा सा चेंज करोगे, बाकी अपने आप बनते रहते हैं। ठीक है, तो बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, मैंने क्या बोला, एक का स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा चेंज करके बताऊंगा, आप अपने आप समझ जाओगे कि बाकी में क्या चेंजेस है। ठीक, ये आप कई बार पढ़ चुके हो कि जब भी आप ग्लूकोज को प्रिपेयर करने जा रहे हो, तो आप ग्लूकोज कैसे प्रिपेयर करते हो, आप लेते हो केन शुगर, गन्ने का रस, सुक्रोज, आप बोलो सुक्रोज, है ना, और उसको हाइड्रोलिसिस कर दो इन एसिडिक मीडियम। क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो इन एसिडिक मीडियम, और कैटलिस्ट क्या रखें, इनवर्टेज एंजाइम के साथ। यहाँ पे आपने एंजाइम कौन सा यूज किया है, इनवर्टेज। तो वो इन्वर्टेज क्या करता है प्यारे बच्चों, इस केन शुगर को, या जिसको बोलना है सुक्रोज, या इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड शुगर, इसको चेंज कर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। मतलब क्या कर देता है, केन शुगर की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और फ्रक्टोज मिलता है, किसके किसके प्रेजेंस में, इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो इन्वर्टेज क्या करता है, इस इन्वर्ट शुगर, या आप कह सकते हो केन शुगर, या आप कह सकते हो शुगर सुक्रोज, जब हाइड्रोलिसिस होता है तो इन्वर्टेज क्या करता है, सुक्रोज को चेंज कर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। किसमें चेंज कर देता है प्यारे बच्चों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक, ये है कि आप शुगर को भी हाइड्रोलिसिस करके क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है, नॉट अ बिग डील। दूसरा कहता है कि आपके पास क्या हो, स्टार्च या सेलुलोज हो। स्टार्च मतलब सिंपल वर्ड में बोलूँ तो जो गाय और भैंस भूसा खाती है, भूसा, वो भूसा ही है। सेलुलोज मैंने बोल ही दिया, बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की छालें जो है वो है सेलुलोज। कह रहा है
हमें देखो वो पॉलीसेकेराइड्स हमें नहीं पता उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। अभी स्ट्रक्चर देखिएगा आप आगे तो आप समझिएगा, एन नंबर मुझे नहीं पता कितने हैं। तो अगर मैं उसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं तो भी हमें क्या मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है। क्या मिल जाता है प्यारे बच्चों, ग्लूकोज। ये कॉमर्शियल मेथड है। क्या मेथड है, कॉमर्शियल। इंडस्ट्री अगर ग्लूकोज बनाती है तो वो ऐसे ही बनाती है, ठीक। इट इज अ कॉमर्शियल मेथड। तो एक तो आप केन शुगर के हाइड्रोलिसिस से भी मिला सकते हो ग्लूकोज, और दूसरा कह रहा है कि स्टार्च या ग्लूकोज की, स्टार्च या सेल्यूलोज की हाइड्रोलिसिस करके भी तुम यहाँ फॉर्म कर सकते हो, ग्लूकोज फॉर्म कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। चलो आपने प्रिपरेशन पढ़ लिया। अब हमें थोड़ी सी बातें करनी है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे मैं आपको कहूँ कि ग्लूकोज C6H12O6 है, आपने बोला ना ये मोनोसेक्राइड से, ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी। तो हमें चेक करना है कितना OH है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, तो CHO है कि नहीं इसमें प्रेजेंट, है ना। ये सब हमें बात करनी पड़ेगी इनके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर स्ट्रेट है या ब्रांच्ड है, ये भी हमें बात करनी पड़ेगी। मतलब ओवरऑल अब हम क्या करेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कौन चीज़ें कहाँ हैं, किसके साथ लगी हुई, इन्हीं के बारे में जानने की बात करेंगे। ठीक है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप सबको पता है, C6H12O6, है ना। अगर हम यूज करें मोल कॉन्सेप्ट लाइक मार्क्स परसेंट एंड कंबशन प्रोडक्ट परसेंटेज, तो हमको इसका इंपीरिकल फॉर्मूला ऑब्टेन्ड हुआ C6H12O6 जो मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है। अब सबसे पहला जो हम ये पता करने जा रहे हैं वो ये पता करने जा रहे थे कि जो ग्लूकोज में 6 कार्बन है वो सीधे जुड़े हैं या नहीं। तो हमने क्या किया, ये ग्लूकोज उठाया। ग्लूकोज मतलब ये देखो ना, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। पहला क्या है CHO, बाकी जगह क्या लगा है, एक तरफ लगा है H, एक तरफ लगा है OH। इसमें चेंज है कि कहीं कहाँ OH है कहाँ H है ना। बस मैं आपको बोल रहा हूँ कि बाकी लोगों में H और OH लगा है, और लास्ट में क्या है CH2OH। ठीक, जैसे इन्होंने लिखा देखो ना CHO, फिर CHOH 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 4 टाइम्स देखो लिखा है, लास्ट में लिखा है CH2OH। इन्होंने क्या किया, HI क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके साथ अगर हम रिडक्शन कराएं तो HI क्या करता है, रिडक्शन करता है किसका, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे एल्डिहाइड हो, उन सबको रिड्यूस कर देता है किसमें, एल्केन्स में। किसमें रिड्यूस कर देता है चैंपियंस, एल्केन में। तो आपने नोटिस करो तो आपको दिखेगा CHO भी बन गया CH3, यहाँ सारे OH भी बन के CH, मतलब कार्बन में चेंज हो गए, मतलब एल्केन्स में चेंज होगा, और ये CH2OH भी। तो हमें क्या मिला, जब OH और ये सब खत्म हो गया, एल्डिहाइड भी खत्म हो गया, OH वाला ग्रुप भी खत्म हो गया, तो हमें 6 कार्बन की एक सीधी चेन मिल गई। क्या नाम है उसका, नॉर्मल हेक्सेन। तो इससे ये प्रूव हुआ, क्या प्रूव हुआ, इससे ये प्रूव हुआ कि प्रूव दैट ऑल कार्बन कनेक्टेड इन अ स्ट्रेट चेन। तो क्या प्रूव हुआ कि ग्लूकोज में जितने भी कार्बन हैं वो कनेक्ट हैं एक स्ट्रेट चेन में। ये रिएक्शन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, कहेगा कि हाउ टू प्रूव दैट ऑल द कार्बन इन द ग्लूकोज आर कनेक्टेड इन अ स्ट्रेट चेन। तो आप सिंपल है, आपने रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिडक्शन करा दिया, और आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, याद करिए, आपको याद आ रहा होगा कि एल्केन, फिर अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, और फिर एसिड, ये ऑक्सीडेशन का ऑर्डर है। एल्किन को ऑक्सीडाइज करो तो अल्कोहल, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करो तो एसिड। और वैसे उल्टा भी है, एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से फाइनली किसमें चेंज होगा, एल्केन में। ये रिडक्शन का टर्म है। तो इसलिए HI क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट, उसने अल्कोहल ग्रुप हो चाहे एल्डिहाइड ग्रुप हो, उन सबको किसमें चेंज कर दिया, एल्केन वाले ग्रुप में। तो हमें सीधे सीधे क्या मिल गया, सीधे सीधे क्या मिल गया प्यारे बच्चों, 6 कार्बन इन अ स्ट्रेट चेन। ठीक है, सिंपल, इसमें कोई बड़ी बात मैंने नहीं बताती, सिंपल सा काम है इसमें। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या प्रूव करने की कोशिश की, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या मेरे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप है, या हम चेक करना चाह रहे हैं क्या हमारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में H ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो हमने कैसे चेक करना है, हमने इसका रिएक्शन किया, अपने ग्लूकोज का रिएक्शन किया किसके साथ, NH2OH, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। चैंपियंस याद रखो, सुन लो, NH2OH का नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन। जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ CHO ने रिएक्शन किया, उसने क्या कर लिया, देखो CHO अगर सोच के देखे तो ऐसे होता है, C≡O और इधर लगा होता है H, यही तो है। अब हुआ है क्या, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको लग जाएगा, समझ जाओगे आप। और NH2OH में क्या था यार बच्चों, NH2OH में क्या था, H2, और यहाँ से O, ये यही निकला है, यहाँ से H2O निकला है जब ये दोनों आपस में जुड़े हैं। तो बचा क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ से बचा NOH, और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से क्या बचा, CH, वही बना है देखो, CH और डबल बॉन्ड NOH, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज ऑक्साइन बन गया। ये क्या बन गया, ग्लूकोज ऑक्साइन। और
अभी आप जब अभी क्लास 12 में जब आप एल्डिहाइड वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है कि कैसे रिएक्शन करता है। मैं अभी तुम्हें बताऊं कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्या बना लेगा, ऑक्साइन। ग्लूकोज ने बनाया जिससे ये क्लियर होगा कि इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप मतलब जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं कार्बोनिल। ये कीटोन में भी प्रेजेंट होता है और ये एल्डिहाइड में भी प्रेजेंट होता है। तो ये क्लियर हुआ, NH2OH से रिएक्शन करके ये क्लियर हुआ कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कार्बोनिल में कौन सा प्रेजेंट है, एल्डिहाइड है कि कीटोन है, ये अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, अब आगे क्लियर होगा। और दूसरा, अगर तुम इसका रिएक्शन HCN से कराते हो तो HCN से कराते हो तब क्या होता है, तब ये CHO ग्रुप क्या करता है, सेम वही काम, CHO था O, तो एक तरफ आके आपका H, O से H और दूसरी तरफ CN, मतलब साइनोहाइड्राइन बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो ये दोनों ही केमिकल रिएक्शन प्यारे बच्चों ये प्रूफ करती हैं कि आपके कंपाउंड्स में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता, मतलब प्रेजेंट है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, तो वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ बनाएगा ऑक्साइन और HCN के साथ बनाएगा साइनोहाइड्रिन। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको ध्यान से देखें और समझें। देखिए रिएक्शन कैसे हुआ, सी डबल बॉन्ड O का एक बॉन्ड टूटा और HCN में H पे कौन सा चार्ज प्लस और CN पे माइनस, तो प्लस चला गया इसके पास, O के पास, और भाई इस पे माइनस चार्ज हुआ ना इस बॉन्ड टूटने की वजह से, इस पे प्लस, प्लस इधर आ गया इसके पास। तो वही तो बना, देखो CH है, इसे एक तरफ लगाया OH, एक तरफ लगाया CN, तो वही लिखा हुआ है OH एक तरफ CN, यही है तुम्हारा साइनोहाइड्रिन, है ना। अभी क्लियर हो गया होगा। तो पहला क्लियर हो गया कि 6 कार्बन थे स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। दूसरा क्या क्लियर हो गया कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ध्यान से समझना। तीसरी बात देखो, हमने क्या किया, अपने ग्लूकोज का रिएक्शन करा दिया ब्रोमीन वाटर के साथ। किसके साथ, ब्रोमीन वाटर। ये एक तरीके का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, जो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अभी मैंने बोला ना एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हमने ट्रीट कराया, तो अगर हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर में कोई एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में। कीटोन को नहीं करता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज करना आसान नहीं है, उनके लिए हमें जरूरत पड़ती है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। क्या है बच्चों, हमें जरूरत पड़ती है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो हमने अपने ग्लूकोज को ट्रीट किया एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, और हमने नोटिस किया कि वो ग्लूकोज किस में चेंज हो गया, ग्लूकोनिक एसिड में चेंज हो गया, एसिड बन गया, क्लियर हो गया। इसका मतलब इसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट था। अभी इसके पहले क्या था कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कंफर्म नहीं था कि एल्डिहाइड है कि कीटोन, लेकिन जब हमने ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन किया तो एसिड बन गया, मतलब क्लियर हो गया कि एल्डिहाइड ग्रुप ही प्रेजेंट था। ठीक, तो आपका जो ग्लूकोज है वो चेंज हो गया ग्लूकोनिक एसिड में। ठीक है, ये भी ठीक, क्लियर हो गया। 6 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, दूसरे से हाइड्रोक्सिल एमीन और HCN से रिएक्शन करके ये कंफर्म हो गया कि कार्बोनिल ग्रुप है। ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करके ये पता चल गया कि कार्बोनिल में भी कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, प्यारे बच्चों ठीक। अच्छा, अब क्या करें, हमने अब फिर क्या किया, अब क्या कंफर्म करना चाह रहे हैं कि आपके स्ट्रक्चर में भाई पॉलीहाइड्रोक्सी है, ये तो क्लियर है, OH लगा है। हम ये चेक करना चाहते हैं क्या कोई प्राइमरी अल्कोहल वाला ग्रुप है, क्या प्राइमरी OH है कि नहीं। आप नोटिस करो यहाँ पे तो OH जिस कार्बन से लगा है वो एक एक और कार्बन से लगे हैं, मतलब वो सेकेंडरी हो गए। हम चेक करना चाह रहे हैं कोई प्राइमरी है कि नहीं, क्योंकि अगर प्राइमरी HNO3 होगा प्यारे बच्चों, प्राइमरी HNO3 होगा, तो मैंने क्या बोला, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अभी तुमने सीरीज में देखा इसके जस्ट पहले तो आपने देखा कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो सिर्फ एल्डिहाइड को ही नहीं, अल्कोहल को भी चेंज कर देगा, किसमें, एसिड में। कौन से अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को। तो जब हमने अपने ग्लूकोज का रिएक्शन कॉन्क HNO3 के साथ कराया तो हमें क्या मिला, ग्लूकैरिक एसिड। थोड़ी देर पहले मिला था ग्लूकोनिक, ये है ग्लूकैरिक एसिड, मेरे लाल कंफ्यूज मत होना। तो इसने क्या किया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसने CHO को भी COOH में चेंज किया और जो प्राइमरी OH ग्रुप था उसको भी COOH में चेंज कर दिया, ये बन गया ग्लूकैरिक एसिड। तो इसे ये क्या प्रूफ हुआ कि इसमें प्राइमरी अल्कोहल, भाई ढेर सारे OH है लेकिन एक OH कैसा है, प्राइमरी। ढेर सारे OH प्रेजेंट हैं, एक OH कैसा है, प्राइमरी। तो क्लियर हो गया, प्राइमरी OH भी है, CHO भी प्रेजेंट है, सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, है ना। ये सब बातें भी क्लियर हो गई। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया कि कितने OH मेरे कैसे हैं, सेकेंडरी टाइप वाले हैं। हमने ये कंफर्म करने के लिए क्या किया, अपने ग्लूकोज का रिएक्शन करा दिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। AC मतलब CH3
ओ का ट्वाइस ओ, मतलब ये एसिडिक एनहाइड्राइड। जब हम प्यारे बच्चों एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो एसिडिक एनहाइड्राइड क्या करता है, जितने भी OH हो, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी, उन सब के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ईस्टर। आपको लगेगा ये क्या है, आपने पढ़ा है शायद, आपको याद ना हो, आपने ये रिएक्शन पढ़ा है, जब भी कोई एनहाइड्राइड किसी अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो बनता है ईस्टर और रिलीज होता है एसिड। ये एसिडिफिकेशन में आपने पढ़ा है नहीं तो अभी ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे, डोंट वरी, है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप परेशान हो। मैं जैसे आपने बोलता ना एसिड प्लस अल्कोहल मिलके क्या बनाते हैं, ईस्टर प्लस वाटर, वैसे ही और भी कॉन्सेप्ट है। वैसे ही एसिडिक एनहाइड्राइड प्लस अल्कोहल भी जब मिलते हैं तो बनाते हैं ईस्टर प्लस एसिड। ये भी एक तरीके का रिएक्शन क्या है, ईस्टरिफिकेशन। ईस्टर तो यहाँ भी बना मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ईस्टरिफिकेशन। तो जितने भी ओवेज थे वो सब किसमें, ईस्टर में चेंज हो गए। तो हमें पता चल गया पेंटा ईस्टर कंपाउंड बना, 5 ईस्टर, तो हमें पता चल गया टोटल 5 OH हैं, जिसमें से एक क्या है प्राइमरी, तो क्लियर हो गया, 4 क्या होंगे सेकेंडरी, और CH पहले से ही कंफर्म है, CHO की एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ये हमने पढ़ लिया। तो इन सारी केमिकल रिएक्शन से हमें कंक्लूजन क्या मिला, यही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। कंक्लूजन ये मिला कि ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक ग्रुप हैं, उसमें से और एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है, ठीक है, सभी अलग अलग कार्बन पे लगे हैं और स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबल है। 5 एल्कोहल में से 4 OH कैसे हैं, सेकेंडरी, एक OH कैसा है, प्राइमरी, है ना। ये सब बातें क्लियर हो गई। तो जब ये सब क्लियर हो गया तो हमने फिर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दिया, हमने CHO लिख दिया किनारे, फिर 4 OH लगे थे तो हमने क्या किया, C से एक तरफ वैलेंसी भाई पूरा करना था तो एक तरफ H, दूसरी तरफ क्या लगाते चले गए, OH, 4 OH लगा दिया, और लास्ट में एक OH CH2OH कर दिया क्योंकि एक प्राइमरी एल्कोहल भी था, बाकी H। तो हमें क्लियर हो गया कि ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। लेकिन ये स्ट्रक्चर फाइनल नहीं था, इसमें कुछ लोचे थे जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं चाहूंगा कि आप बहुत प्यार से पढ़ पढ़ के नोट्स बना के हुए और इसको कंप्लीट करें। चलो बच्चों, टेक केयर, जय श्री राधे, अपना ख्याल रखिए, ठीक है, नाम रोशन करिए जीवन में, अपना भी और अपने पेरेंट्स का, ठीक है चैंपियंस। चलो टेक केयर बच्चों, बाय, जय श्री राधे।